नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे द्विवेदी युगीन हिंदी कविता की प्रवृत्तियाँ। भारतेंदु युग के पश्चात द्विवेदी युग का आगमन हुआ। जो भारतेंदु युग हमने किया था 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक हमने भारतेंदु युग किया था। उसके पश्चात द्विवेदी युग का आगमन हुआ। द्विवेदी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नामकरण किया गया है द्विवेदी युग। आइए इस युग में क्या विशेषताएं हैं, काव्य में क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले इनके अगर प्रमुख कवियों की बात करें तो इसमें जो प्रमुख कवि हैं, सबसे पहले हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम से इस युग का नामकरण हुआ। इस युग की जो समय सीमा है वो 1900 से लेकर 1920 स्वीकार की जाती है। कुछ जगह पर आपको ये समय सीमा 1900 से लेकर 1918 ईस्वी भी मिलेगी, तो दोनों ही अपनी जगह उचित है, किसी को भी हम अनुचित नहीं ठहरा सकते। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने सरस्वती पत्रिका जो निकला करती थी, ये पत्रिका 1900 ईस्वी में निकलना प्रारंभ हुई थी, लेकिन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका का संपादन कार्य प्रारंभ कर दिया था। उसके पश्चात इस युग में अनेक परिवर्तन हुए, विशेषकर भाषा के स्वरूप में। भाषा में जो व्याकरण सम्मत भाषा है उसका इस्तेमाल किया जाने लगा और खड़ी बोली हिंदी की गद्य और पद्य की भाषा बन गई। तो ये युग खड़ी बोली के विकास का काल कहा जा सकता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। फिर इस युग के अन्य जो प्रमुख कवि हैं उनमें श्रीधर पाठक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, मैथिली शरण गुप्त है, राम नरेश त्रिपाठी, सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय और माखनलाल चतुर्वेदी। सबके नाम शायद आपने सुन रखे होंगे, कोई भी नाम आपके लिए नया नहीं है। तो आइए अब आगे के बारे में हम इनको जानते हैं। उसके बाद इसकी अगर विशेषताओं की बात करें, जो काव्यगत विशेषताएं हैं, उसमें सबसे पहला जो आता है वो रहा राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय भावना क्योंकि इस समय की मांग थी, देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो काव्य की रचना की जा रही थी वो, क्योंकि देखिए हमने जो समय सीमा इसकी मानी है, ये मानी है 1900 से लेकर 1920, यानी हमारा देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। तो ऐसे समय में काव्य की भी जो प्रमुख विशेषता है वो है राष्ट्रीय भावना, यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम के भाव अगर लोगों में जागृत होंगे तो ही आज़ादी के लिए संघर्ष किया जा सकता है या देश की आज़ादी प्राप्त की जा सकती है। और इसके लिए लोगों के मन में राष्ट्र के भाव को जगाने के लिए उन्होंने क्या किया, इस युग के कवियों ने भारत के गौरवमयी अतीत का वर्णन किया है। जो हमारे अतीत में राजा महाराजा हुए या हमारे जो वीर पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनके चरित्र का गान या उनकी वीरता का गान किया, ताकि लोगों के हृदय में उनकी बातें सुन के काव्य के माध्यम से या उनकी जो वीरता है उसको जानकर उनमें भी देश के प्रति प्रेम का भाव जागे और मन में ये विश्वास का भाव भी जागे कि हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इसे हम आज़ाद करवा सकते हैं, या देश में जो बुरी परिस्थितियां हैं इनको हम बदल सकते हैं। फिर है जातीय संकीर्णता के त्याग के लिए प्रेरणा। देखिए यहाँ जो कवि हैं द्विवेदी युग के, वो जाति पाति के भेदभाव को दूर हटाना चाहते हैं, उसका त्याग चाहते हैं। क्यों त्याग चाहते हैं कि देश अगर जाति पाति में उलझा रहेगा, उसी में लड़ता रहेगा, तो देश को एकता कैसे मिलेगी। इसी एकता के भाव को जगाने के लिए जातीय संकीर्णता के विचारों का त्याग करना होगा। इसीलिए अपने काव्य के माध्यम से और देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने इस भाव को जागृत करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ है सामाजिक जागृति। सामाजिक यानी अगर देश तभी जागृत होगा जब समाज को जगाया जाएगा। समाज तभी एक अच्छा समाज बन पाएगा जब उसमें से जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको हम समाप्त कर दें। तो सामाजिक कुरीतियों को नष्ट करने के लिए लोगों को प्रेरित किया अपने काव्य के माध्यम से। ये क्या कहते हैं कि जन्म और वंश को महत्व नहीं देना चाहिए, अपितु कर्म को प्रधानता देनी चाहिए। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि जन्म से या वंश से जो जिस कुल में जन्मा है वही कार्य करेगा, अपितु वो अपने कर्म से अपनी पहचान बना सकता है।
इससे क्या था, जो दलित वर्ग था उसके जीवन में एक आशा की किरण थी कि वो अपने जो परंपरागत कार्य हैं, जो परंपरागत ऐसे कार्य हैं जो वो नहीं करना चाहते थे, उनका त्याग करके अन्य कर्म कर सकते हैं या अन्य प्रकार के कार्य कर सकते हैं। वो अपने जिस घर में जन्म लिया है, जहाँ परंपरा चल रही है, वंश परंपरा पूर्वज जो कार्य कर रहे हैं वही कार्य करना आवश्यक नहीं है, अपितु अन्य काम भी किया जा सकता है। फिर है भारतीय किसान व पिछड़े वर्ग के प्रति सहानुभूति की अभिव्यक्ति। क्योंकि भारत एक किसान वर्ग से जुड़ा हुआ देश है, यहाँ पर जो कृषक है वर्ग है वो सबसे अधिक है। तो इस वर्ग को या पिछड़े वर्ग को, जो मजदूर वर्ग है, उसको साथ लेकर अगर नहीं चलेंगे तो देश का विकास संभव नहीं है। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए द्विवेदी युगीन कवियों ने किसानों और पिछड़े वर्ग के लिए अपने काव्य के माध्यम से विशेष सहानुभूति व्यक्त की है। ये क्या चाहते हैं कि समाज को समृद्ध तभी बनाया जा सकता है जब हम एकता के सूत्र में बंधे हो, ताकि जो हमारा विश्व है वो बंधुत्व कुटुंब एक परिवार के रूप में हमारे सामने आए। उसके लिए हमें सबसे पहले समाज को जगाना होगा, फिर देश को जगाना होगा, ताकि हमारा जो देश है या संसार है वो वसुदैव कुटुंबकम की भावना उनके अंदर जागृत हो। वसुदैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण धरा एक परिवार के समान है, इस भाव को वो जगाना चाहते हैं अपने काव्य या कविता के माध्यम से। आगे वो क्या कहते हैं कि धार्मिक चेतना, ये भी एक विशेष प्रवृत्ति है या विशेषता है द्विवेदी युग के कवियों की। ये राम और कृष्ण को मंदिर में बिठाकर पूजा करना नहीं चाहते, बल्कि उसे आदर्श मानव के रूप में स्थापित किया है। वो मानव जो कर्म की प्रधानता को ध्यान में रखता है। कृष्ण के भी तो यही उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। राम एक राजा होते हुए भी ग्रह का त्याग कर देते हैं, वन भटकते हैं और संघर्ष करते हैं अपने जीवन में। तो यहाँ पर कर्म को इन्होंने प्रधानता दी है। राम और कृष्ण को आदर्श मानव के रूप में स्थापित करके ये प्रेरित करना चाहते हैं लोगों को कर्म की ओर। फिर है मानव जाति के कल्याण के बारे में विचार, कि जो मानव है, अगर संपूर्ण मानवता का कल्याण किया जाएगा तभी देश का विकास संभव है। चाहे वो किसी भी जाति धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हमें जाति और धर्म के बंधनों का त्याग करके संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करना है। इसी विचारधारा को प्रधानता दी है द्विवेदी युगीन कवियों ने। फिर ये विश्व और मानव प्रेम में इनकी आस्था है। ये ईश्वर प्रेम की बजाय विश्व और मानव से प्रेम करना ज़्यादा उचित मानते हैं या ज़्यादा महत्व दिया है। ये ईश्वर को मंदिर में बिठाकर पूजा नहीं करना चाहते, बल्कि ये मानते हैं कि जो मानव है वो ईश्वर का ही प्रतिरूप है और उसी की संतान है। तो हम अगर मानव से प्रेम करेंगे तो ईश्वर अपने आप प्रसन्न रहेंगे, अर्थात मानव धर्म को ये विशेष महत्व देते हैं। आगे नारी भावना। देखिए, ये युग ऐसा युग था, क्योंकि रीतिकाल हमने किया, पहले आपने पढ़ा भी होगा, तो रीतिकाल में नारी को मान सम्मान प्राप्त नहीं था। भारतेंदु युग में नारी के मान सम्मान के लिए आवाज़ उठाई जाने लगी और वही आवाज़ द्विवेदी युग में भी निरंतर गूंज रही थी। तो द्विवेदी युगीन कवियों ने नारी के उदात्त और महान रूप का चित्रण किया है, यानी ऊंचे और महान रूप का चित्रण किया है। नारी को उदात्त माना है, पूजनीय माना है और उसकी महानता का बखान किया है अपने काव्य के माध्यम से। इन्होंने पुराणों और इतिहास में जो नारियों को उपेक्षित कर दिया गया था, जिनको स्थान नहीं मिला था कहीं भी पुराणों में या हमारी ऐतिहासिक किताबों में, ग्रंथों में, उनको इन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया। उन नारियों में अगर हम देखें तो लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला, इसके साथ साथ कैकई को वैसे तो अगर देखें तो रामायण में एक नकारात्मक पात्र माना जाता है, लेकिन उसके पीछे कैकई की मंशा क्या थी, भावना क्या थी, उस भाव को व्यक्त करने के लिए इन्होंने जो काव्य लिखा है वो कैकई को आधार बनाकर लिखा है कि एक माँ के हृदय में या कैकई के रूप में एक माँ के हृदय में क्या विचार उस समय चल रहे थे, उसको इन्होंने वर्णित किया है, जिसको आज तक हम नकारात्मक पात्र मानकर स्थान नहीं देते हमारे पुराणों और इतिहास में कहीं भी। इसके साथ साथ जो यशोधरा है, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा, उसका भी यहाँ वर्णन किया है कि किस प्रकार गौतम बुद्ध रात को सोते हुए छोड़कर यशोधरा को चले गए, उसके पश्चात उसके जीवन में क्या कुछ घटना घटित हुई, कैसे भाव रहे, क्या कुछ वो सोचती है, वो सब इन्होंने अपने काव्य में अभिव्यक्त किया है। इसके साथ साथ नारी शिक्षा पर बल,
द्विवेदी युग के जो कवि हैं वो नारी को समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए उसकी शिक्षा पर बल देते हैं, यानी इन्होंने नारी की शिक्षा का समर्थन अपने काव्य के माध्यम से किया है। आगे है स्वच्छंदतावाद। देखिए, अगर किसी भी चीज़ को जकड़ के रखा जाएगा तो वो स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहेगी, और द्विवेदी युग ने इसी जकड़न को तोड़ने का प्रयास किया है। इन कवियों ने प्राचीन जो काव्य रूढ़ियाँ थी, कविता में लिखने का जो तरीका था, उसको तोड़कर नवीन विषयों को लेकर काव्य की रचना की है। यानी नवीनता का विचार इस युग से निकलना प्रारंभ हो गया था, जो छायावाद में आगे जाकर ज़्यादा विकसित हुआ। यहाँ पर श्रीधर पाठक हुए हैं कवि द्विवेदी युग के। श्रीधर पाठक ने सबसे पहले स्वच्छंदतावाद की कल्पना की या उसे अपने काव्य में स्थान दिया, और उसके पश्चात ये आगे कविताएं इसी विषय पर लिखी जाने लगी या इसी विचारधारा से प्रभावित होकर लिखी जाने लगी। तो जो स्वयं श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रथम कवि भी कहा है। श्रीधर पाठक वैसे विशेष रूप से द्विवेदी युग के कवि हैं, और उन्होंने इसी स्वच्छंदतावाद को द्विवेदी युग में ही प्रचलित करने का प्रयास किया था। तो ये स्वच्छंदतावादी काव्य भी कहा जा सकता है। यहाँ पर इस काव्य की जड़ें जमना प्रारंभ हो गई थी। उसके बाद है हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति। इस समय में जो हास्य व्यंग्य किया गया, कविता के माध्यम से कटाक्ष किया गया, वो किस पर किया गया? तत्कालीन जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, सामाजिक बुराइयाँ थी, धर्म में जो आडंबर थे, विदेशी फैशन की तरफ जो, क्योंकि हम अंग्रेज़ों के अधीन थे, तो जो हमारे यहाँ भारतीय लोग थे ये विदेशी फैशन की ओर आकर्षित होने लगे थे, उनके पहनावे रहन सहन से प्रभावित होने लगे थे। तो विदेशी फैशन पर भी इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से करारे व्यंग्य किए हैं। इसके बाद आता है प्रकृति वर्णन। देखिए, इन्होंने प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन और मानवीकरण रूप में तीनों प्रकार से विशेष रूप से चित्रण किया है। प्रकृति को हम नकार नहीं सकते। इन कवियों ने प्रकृति वर्णन में अत्यधिक रुचि ली है। भारतेंदु युग में ये सब इतना नहीं था, लेकिन द्विवेदी युग इन कवियों ने प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए आलंबन, उसको सहारा बनाया अपने काव्य लेखन का, विचारों को उद्दीप्त करने के लिए उसका इस्तेमाल किया, और मानवीकरण रूप में भी प्रकृति का चित्रण अपने काव्य के माध्यम से किया है। उसके बाद आता है इतिवृत्तात्मकता। देखिए, द्विवेदी युग जो है वो एक ऐसा काल था जब भाषा पर बहुत अधिक काम किया जा रहा था। भाषा व्याकरण सम्मत हो, शुद्ध हो, खड़ी बोली हो, गद्य और पद्य में इसी भाषा को स्थापित किया जाए। तो इसके कारण क्या हुआ कि काव्य रचनाओं में एक तो कल्पना का अभाव हो गया, अनुभूति का अभाव हो गया, और रहस्यात्मकता नहीं थी। और ये तीनों ही चीज़ें किसी भी काव्य को रसमय बनाने के लिए आवश्यक होती हैं। तो द्विवेदी युग में इन तीनों का अभाव होने के कारण काव्य में नीरसता आ गई। और द्विवेदी युगीन जो काव्य है वो आदर्शवादी दृष्टिकोण, जो काव्य शास्त्रीय दृष्टि या संस्कृत आचार्यों ने जो आदर्शवादी दृष्टिकोण रखा, उसी को इन्होंने भी अपनाने का प्रयास किया। तो इसी कारण इनकी जो कविताएं हैं उसमें नीरसता का भाव आ गया था। इसमें अगर देखें तो जैसे बार बार इन्होंने अतीत का गौरवगान किया, पौराणिक और जो हमारे ऐतिहासिक प्रसंग है उनका जो गौरवगान किया वो भी इतिवृत्तात्मक शैली में किया, अर्थात बढ़ा चढ़ा कर किया। तो ये बढ़ा चढ़ा कर किसी भी चीज़ का जब वर्णन किया जाएगा तो वो क्या होगा? वो वर्णन नीरसता से भरपूर होगा, या नीरसता उसमें आ जाएगी। हमारा मन उस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसमें सच्चाई कम होगी, कोरा वर्णन उसमें अधिक होगा। तो इससे इस इतिवृत्तात्मक शैली के कारण इसमें, इस काव्य में जो द्विवेदी युगीन काव्य है, इसमें नीरसता आ गई थी। और कुछ कल्पना और अनुभूति के अभाव का कारण ये भी रहा कि इन्होंने जो संस्कृत साहित्य के नए नए छंद थे उनको, और सीधी सपाट जो खड़ी बोली थी उसको अपनाने का प्रयास किया। इसीलिए इनके काव्य में इतिवृत्तात्मकता बहुत ज़्यादा आ गई थी, सभी विषयों को लेकर, लेखन को भी लेकर और प्रसंगों को भी लेकर, या उनके प्रसंगों के वर्णन को भी इन्होंने इतिवृत्तात्मक शैली में बताया है। इसके बाद है भाषा सुधार। देखिए, भाषा में बहुत सुधार हुआ। बार बार मैं इस बारे में जिक्र कर रही हूँ कि खड़ी बोली को इन्होंने महत्व दिया और गद्य और पद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को स्थापित करने का प्रयास किया। और इन्हीं के प्रयासों से जो व्याकरण शब्द प्रयोग हुए खड़ी बोली में, उनमें स्थिरता आ गई। यानी जो द्विवेदी जी थे उन्होंने ये पूर्ण रूप से प्रयास किया कि काव्य में व्याकरण सम्मत शब्दों का प्रयोग किया जाए, खड़ी बोली की व्याकरण को शुद्ध किया जाए। इसी कारण इस व्याकरण की धीरे धीरे खड़ी बोली में स्थिरता आने लगी, अर्थात उनका प्रयोग बार बार किया जाने लगा। इसके बाद है कला पक्ष। देखिए, कला पक्ष में हम सभी चीज़ें लेते हैं कि लिखने का तरीका क्या था, छंद क्या है, या इस तरह के जो भी। देखिए, सबसे पहले अगर हम काव्य विधाओं की बात करें,
इस समय में जो काव्य विधाएं की जा रही थी वो खंड काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य तथा परगीतों की रचना। मुक्तक काव्य इतने ज़्यादा नहीं लिखे गए जितने कि खंड काव्य और प्रबंध काव्य को महत्व दिया गया। कुछ कवियों ने परगीतों की भी रचना इस काल में की। गद्य में घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, इतिहास से लिए गए उदाहरण और पौराणिक उपन्यास और कहानियों की रचना हुई। यानी गद्य में जो नए बदलाव आए वो क्या हुए कि जो भी रचनाएं लिखी गई या तो किसी घटना को प्रधान मानकर लिखी गई, किसी भी घटना पर, जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध, वहाँ युद्ध प्रधान है। चरित्र प्रधान जैसे चंद्रगुप्त, ऐतिहासिक हमारे इतिहास के जो पात्र हैं, चाहे महाराणा प्रताप है या इस प्रकार की अन्य जो भी रचनाएं हैं, या पौराणिक जो उपन्यास हैं उनको आधार बनाया गया। इसके साथ साथ जो कहानियाँ लिखी गई उनमें भी इन्हीं विषयों को महत्व दिया गया। इसके साथ साथ समालोचना और निबंधों का लेखन कार्य भी किया जाने लगा, अर्थात इसमें भी विकास प्रारंभ। समालोचना और निबंध ये दोनों विधाएं भी इस काल में विकसित होना प्रारंभ हो गई थी। अलंकार और रस के क्षेत्र में विविधता थी, यानी क्योंकि मैंने आपको बताया द्विवेदी जी ने बोली के सुधार में बहुत कार्य किया, तो उन्होंने अलंकार और रस पर भी विशेष ध्यान दिया। यानी विविधता, अलग अलग विषयों से जुड़े हुए अलंकार और रस का इन्होंने प्रयोग अपने काव्य में किया है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, द्विवेदी युगीन जो प्रवृत्तियाँ हमने की है। इसके साथ साथ जो अन्य कवियों की या अन्य युगों की जो प्रवृत्तियाँ मैंने डाली है, जैसे भारतेंदु युग है या इसके बाद छायावाद युग है, उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से उसको कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।